दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार को आपने तकरीबन 2 हफ्ते तक देख लिया। तीसरी सरकार 10 साल के बाद का 2 हफ्ता देखा और इन 2 हफ्तों के दरमियान वो सारी चीजें देखी, चाहे वो नीट की परीक्षा रही हो या नेट की परीक्षा रही हो, चाहे वो मामला ट्रेन एक्सीडेंट का रहा हो। कई मामले आप देखते चले जाइए। जिस तरह से ये सरकार एक अकेला कितनों पर भारी के अट्ठाहस और गुरूर को जनता के द्वारा तोड़ने का जो मैंडेट दिया गया, उस मैंडेट के आगे शीश झुकाने की बजाय सत्ता नई प्रकार की राजनीतिक संधियों और दुर्भिसंधियों की तरफ जब जाती हुई दिख रही है, तो उस दौर में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी कहां से देश को चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि अपने सहयोगियों को चौंकाने की दिशा में जा सकते हैं। ये इसको समझने और देखने के लिए कुर्सी की पेटी बांध करके तैयार हो जाइए, क्योंकि कई जगह सरकार घिरी हुई दिख रही है। ताजा मामला पटना हाईकोर्ट के फैसले से आया है। पटना हाईकोर्ट का फैसला एक ऐसे दौर में आया, आरक्षण के मुद्दे को क्वैश करने का, उसे रद्द करने का, बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया उसे रद्द करने का फैसला एक ऐसे वक्त में आया जब पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में पीडीए के माध्यम से, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव के माध्यम से, बैकवर्ड क्लासेज की, ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग की एकता के माध्यम से जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हवा निकाल दी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है, अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं बदलती हुई दिख रही है। और प्राथमिकताएं बदल किस रूप में रही है? आरक्षण बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है कि बीजेपी आरक्षण बढ़ा दे। भूल जाइए, जो तबका ये सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करा देगी, आरक्षण बढ़ा देगी, अग्निवीर खत्म कर देगी और तमाम प्रो पीपल यानी जनहित के बड़े फैसले जो आम आदमी के पक्ष में होते हैं वो ले लेगी, ये सारी बातें भूल जाइए। ये कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि हर मर्ज का एक इलाज करने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है, उस कोशिश के दायरे में अब धूल खा रही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, जिससे एक तरफ ओबीसी वर्ग की एकता को तोड़ा जाए, आरक्षण के विमर्श को नए डायरेक्शन में धकेला जाए और इन सब से आगे बढ़कर जाति जनगणना की मांग करने वाली जो राजनीतिक धार है, उस धार को कुंद कर दिया जाए, इस कवायद में सत्ता पक्ष अब लगा हुआ दिखाई देता है। और इसकी आहट कहां से मिलती है, जरा इसे देखिए। आहट मिलती है महीने भर के अंतराल में 2 बार संसद का सत्र बुलाए जाने से। पहला सत्र सांसदों को शपथ दिलाने, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव, इसके लिए 24 तारीख से लेकर 24 जून से 9 जुलाई तक। अब आगे देखते जाइए, बीच में 12-13 दिनों के गैप के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि 22 जुलाई या 23 जुलाई से संसद का बजट सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में जो बजट होता है वो बजट 3, 4 या 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट होता है। बचे हुए 7-8 महीनों के बजट और उसका खर्च कहां से आएगा? स्वाभाविक है, वित्तीय वर्ष का बजट लाना होगा, पूर्ण बजट लाना होगा और उस पूर्ण बजट के लिए अलग से सत्र बुलाया जा रहा है। तो 15 दिन के अंतराल पर 2 सत्र, ये कल्पना से परे है। कल्पना से परे इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर जो नई लोकसभा का पहला सत्र होता है, उसी सत्र में बजट को पेश कर दिया जाता है और जब बजट उसी सत्र में पेश कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि पास भी करा लिया जाता है। 2 सत्र बुलाने की जो नौबत आई है, उसके पीछे की असली वजह यह है कि 240 से 272 तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है, क्या वो किसी तोड़फोड़ के सहारे पूरी की जाएगी या उस तोड़फोड़ के सहारे को जाने की बजाय सरकार खुद जल्द से जल्द मध्यावधि चुनाव में जाने की कोशिश करेगी और उस मध्यावधि चुनाव के पहले एक अलग तरह का सामाजिक विमर्श, जिससे राजनीतिक दायरा विस्तृत होने की संभावना हो, वो करने की नौबत आएगी। इसको लेकर सत्ता और संगठन के बीच, सत्ताधारी दल के बीच, सत्ताधारी दल के पीछे खड़े संगठनों के बीच एक अलग तरह का विमर्श जारी है और वो विमर्श रोहिणी कमीशन यानी राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण को कर्पूरी फॉर्मूले की तरह विभाजित करने की है। कर्पूरी फॉर्मूला बिहार में आया था,
और उसमें ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा और अति पिछड़ा दो भागों में विभाजित करने की बातें हैं। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं की गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग में यह देखने के लिए कमीशन बनाया कि किस वर्ग ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया और किस वर्ग को लाभ के नाम पर कम मिला या कुछ भी नहीं मिला। और अब ओबीसी वर्ग की एकता को विभाजित करने की मानसिकता से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी धूल झाड़ करके सामने लाया जा सकता है, कभी भी कैबिनेट उसे मंजूरी दे सकती है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता अब सरकार के पास बचा है जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक दूसरे राज्यों में उठ रही जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग तक, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो मंडलवादी पार्टियों की समाजवादी धड़े के अलग अलग धड़ों का जो एक नए सिरे से उठान दिखाई दिया है, चाहे बिहार में 0 से 4 तक राष्ट्रीय जनता दल का पहुंचना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड जिसे खत्म माना जा रहा था उसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आना हो, और सबसे आगे बढ़कर मुलायम सिंह यादव की विरासत समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बेहद मुश्किल चुनाव में उत्तर प्रदेश का चुनावी सिरमौर बनाकर पेश कर दिया हो, उसके बाद दक्षिणपंथी जमात चुनावी हिंदुत्व के आश्रय सियासत को अपने तय मढ़ने की कोशिश करने वाली जो जमात है, उस जमात के सामने जो नई कोशिश है वो यही है कि आखिर इस कमंडल की धारा को मंडल के साथ मिला करके मंडलवादी धारा को कैसे कमजोर किया जाए, और इसका एकमात्र रास्ता रोहिणी कमीशन में जाता है। रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई है, सरकार को मिल गई है, और उस रिपोर्ट के बारे में जो चर्चाएं बाहर छनकर सामने आती है, कुछ लोग बताते हैं कि रिपोर्ट में ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 पार्ट में विभाजित करने की बात है। दूसरी बात यह है कि कई लोग यह भी दावा करते हैं कि 4 पार्ट में विभाजित करने की बात है। कर्पूरी फॉर्मूले में तो 2 ही कैटेगरी तय की गई थी, यहां 3 या 4 कैटेगरी तय करने की बात है। यानी पूरी तरह से जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक वोट बैंक के तौर पर भी एक सामाजिक विमर्श के स्तर पर एकता स्थापित करने की एक कवायद के तौर पर भी जो इस देश की 52% मानी जाने वाली ओबीसी आबादी करीब करीब एक होकर सोचती हुई दिखाई दे रही है, और फिर से उस पॉलिटिक्स की वापसी की संभावना दिखाई दे रही है, उसको छिन्न भिन्न करने की कवायद से कभी भी रोहिणी कमीशन किसी भी कैबिनेट मीटिंग में सामने लाया जा सकता है, कभी भी उसकी सिफारिशों को उसी तरह से मंजूर किया जा सकता है जैसे 7 अगस्त 1990 को उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अचानक मंडल कमीशन की रिपोर्ट से धूल झाड़ करके उसे सबके सामने ला दिया था। पूरे देश की सियासत बदल गई थी। नरेंद्र मोदी के पास एकमात्र यही रास्ता है, क्योंकि एक तरफ उनके पास अपनी उम्मीदों का पहाड़ लेकर, अपनी मांगों की भारी भरकम सूची लेकर चंद्रबाबू नायडू तैयार खड़े हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार तैयार खड़े हैं, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा खेमा भी खड़ा है जो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नए सत्ता केंद्र को स्थापित कर उसके हाथ में सौंप दी जाए। तो उस परिस्थिति में एक चुनौती घर के अंदर से, दूसरी चुनौती गठबंधन के अंदर से, तीसरी चुनौती विपक्ष के अंदर से, और चौथी चुनौती मुद्दा आधारित बन चुके इस चुनाव में व्यक्ति के पीछे छूटने और व्यक्तिवादी मानसिकता से जनता के एक बड़े हिस्से के बाहर निकलने के कारण जो नए तरीके की राजनीति, मुद्दा आधारित राजनीति विकसित हो रही है, उससे कहीं ना कहीं विमर्श के स्तर को बदल देने के, ये सामान्य भाषा में कहें तो गोल पोस्ट चेंज करने की नियत से रोहिणी कमीशन ये एकमात्र रास्ता सरकार के पास बचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां दोनों क्रेडिट नरेंद्र मोदी खुद लेना चाहेंगे। पहली बात, मंडल कमीशन तो बनाया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, लागू किया था वीपी सिंह की सरकार ने, लेकिन रोहिणी कमीशन के साथ साथ नरेंद्र मोदी ये करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर बनाया भी मोदी ने और लागू भी मोदी सरकार कर रही है। आमतौर पर सरकार की एक कोशिश होती है, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार की, क्रेडिट वो किसी और को देना नहीं चाहती। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा जब नालंदा में नीतीश कुमार यूपीए सरकार के दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या काम हुए, जब वो गिना रहे थे तो प्रधानमंत्री के चेहरे की भावभंगिमा कैसी हो गई थी। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके तात्कालिक चुनौतियों से
खुद को और सरकार को दूर ले जाने और यदि संभव हो तो मध्यावधि चुनाव में भी जाने की नौबत आए तो लेकर जाने की कोशिश इस सरकार के लिए आखिर इतनी मौजू क्यों दिखाई दे रही है? एकमात्र रिजॉर्ट ही रोहिणी कमीशन क्यों दिखाई दे रहा है? जरा इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के उस एजेंडे पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जिस एजेंडे की सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती। वो एजेंडा क्या है? उसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोविड महामारी के नाम पर 2021 के सेंसस को अब तक क्यों टाल के रखा गया है। परिसीमन आयोग 2008 में जो रिपोर्ट आई 2007 में, उस रिपोर्ट को और उस रिपोर्ट के साथ साथ जो सरकार ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया था सरकार ने, उसके तथ्यों पर ध्यान दे, उसके क्लॉज पर ध्यान दे, उसमें साफ कहा गया है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसी के आधार पर अगला परिसीमन आयोग गठित होगा। अब यदि 2021 में जनगणना हो जाती या कोविड की वजह से भी 21 में ना होकर 22 में हो जाती तो 2026 के बाद की जो पहली जनगणना जिसके आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होना है वो फिर नए सिरे से 2031 में होती। और 2031 में जब जनगणना नए सिरे से होती तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार यदि 2024 में जैसे गठबंधन के सहारे वापस आई है, वापस भी आ जाती तो उसकी मियाद 2029 तक पूरी हो जाती यदि वो सरकार पूरे कार्यकाल चलती है। तो सेंसस को, जनगणना को रोक कर रखा गया है। जाति जनगणना का मुद्दा बीच में आ रहा है और जिस प्रकार से गठबंधन की मजबूरियां हैं, स्वाभाविक है 543 सांसदों को तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के लिए संसद में जुटाया जाता है। ऐसी भावनाएं विकसित होती जा रही है कि बहुत सारे मुद्दों पर पार्टी व्हिप के डर से फ्री होकर बोल नहीं सकते सांसद और बहुत सारे मुद्दों पर उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे में जो नई संसद भवन बनाई गई, 800 के करीब सीटें लोकसभा में बनाई गई, उसके लिए जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाना होगा तो स्वाभाविक है कि उस बढ़ाने के लिए नए सेंसस का इंतजार करना होगा। एक बड़ा संविधान संशोधन जिसमें इस देश के आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी हो वो दिलानी होगी और तब जाकर परिसीमन आयोग गठित करना होगा। तो ये सब इस लोकसभा में सरकार कर पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इस लोकसभा में सरकार खुद ही बैसाखियों पर है और उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ जाएंगी और नायडू के राज्य में सीटें नहीं बढ़ेंगी। ये भला संभव है क्या? ये कैसे हो सकता है? तो इस सरकार के पास जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इस हालात में एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से खतरा दिखाई दे रहा है कि सरकार कभी भी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बन सकती है, कभी भी इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश में शपथ ले सकता है, कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार जा सकती है क्योंकि जिस सरकार को इस देश के दो बेहद ही तेज तर्रार माने जाने वाले नेताओं के हाथ में जिसकी कमान हो, एक हैदराबाद, एक अमरावती में बैठे हुए हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी में और एक बिहार की राजधानी पटना में, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके भरोसे जो सरकार है और इन सब के बीच महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के सांसद कब उद्धव ठाकरे के रंग ढंग में ढल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो उस परिस्थिति में महाराष्ट्र चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के पास रोहिणी कमीशन एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे हिंदी भाषी राज्य सबको साधने के लिए जो विकल्प दिखाई दे रहा है उसमें महाराष्ट्र से यदि चर्चा शुरू करें तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग और फिर वहां के ओबीसी वर्ग के बीच चिंता का कारण कि आखिर जब ओबीसी में कुणबी सर्टिफिकेट देकर मराठाओं को लाया जाएगा तो होगा क्या। तो सीधी सी बात है कि पिछड़ा, डोमिनेंट ओबीसी और नॉन डोमिनेंट ओबीसी, उनके बीच में डिवीजन करने के लिए रोहिणी कमीशन एक आदर्श विकल्प है क्योंकि जो पहले से ओबीसी हैं उनको ओबीसी में, ईबीसी में रखा जाए या दूसरी तीसरी कैटेगरी में रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंग, और जो मराठा आ रहे हैं उन मराठों को डोमिनेंट ओबीसी की कैटेगरी में डाला जाए। बिहार में आरक्षण की राजनीति में बीजेपी 2015 का चुनाव मोहन भागवत के बयान की वजह से खुद का स्वाहा करवा चुकी है उस चुनाव में, तो उस स्वाहा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर एक नए तरीके से, एक नए यज्ञ में, मंडल राजनीति के नए यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व ही कहीं ना कहीं स्वाहा होता नजर आए, ये बीजेपी को न मंजूर होगा और न ही संघ को मंजूर होगा। तो इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से निपटना, बिहार में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को कम करना, महाराष्ट्र की राजनीति में एक कोशिश करना भले ही कामयाब हो या ना हो, और इन सब के आश्रय आगे जाकर देखें
तो हरियाणा में जो जाट आरक्षण की डिमांड है, राजस्थान में जो डिमांड है आरक्षण बढ़ाने घटाने की, वहां तो ब्राह्मण भी आरक्षण मांग रहे हैं। कई सारे राज्यों में जाति जनगणना से लेकर इन तमाम सामाजिक समूहों के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नैरेटिव को कमजोर करने के लिए रोहिणी कमीशन एकमात्र और अंतिम विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार के पास दिखाई दे रहा है। तो इस खेल को खेलने के लिए सरकार के पास क्या चाहिए? स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की पार्टी विरोध नहीं करेगी। कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी कर्पूरी फॉर्मूले के नाम पर, भले ही उसके पीछे मानसिकता या नियत जो भी हो, कोई बिल लाया जाता है तो जेडीयू विरोध करने की स्थिति में नहीं होगी, समाजवादी पार्टी विरोध करने की स्थिति में नहीं होगी। तो एक ऐसा खेल, एक ऐसा राजनीतिक खेल जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी पिच को चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकालकर मंडल की पिच पर ओबीसी वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर खंड खंड करके उनकी राजनीतिक चेतना को विभाजित करके एक नए सिरे से मंडल पॉलिटिक्स की सिरमौर के तौर पर खुद को स्थापित करने और नरेंद्र मोदी को सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर वीपी सिंह की कैटेगरी में खड़ा करने की जो कवायद है, उस कवायद में आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व और इससे ऊपर जाकर देखें तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे को पहली बार कांग्रेस के मुद्दे के तौर पर सार्वजनिक तौर पर विमर्श के केंद्र में लाया, उस केंद्र से उस विमर्श के केंद्र को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने की जो कवायद है, उस कवायद के लिए नरेंद्र मोदी इस ब्रह्मास्त्र का, रोहिणी कमीशन के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कभी भी कदम बढ़ा दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कभी भी ये खबर मिल सकती है कि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया। तो आगे अब देखते जाइए होता क्या है और फैसले किस रूप में सामने आते हैं। आज की सत्ता के पास मौजूदा सरकार के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे वो वित्तीय हो, राजनीतिक हो, विपक्ष की तरफ से हो, देश की आम जनता की तरफ से हो, समाज के अलग अलग वर्गों की वजह से हो की तरफ से हो, सोसाइटी के अलग अलग जो सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से हो, कहीं से भी हो, उन सारी समस्याओं से एक हद तक निजात पाने की कोशिश में सरकार के पास रोहिणी कमीशन नाम केवलम के सिवा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। और उस विकल्प को, उस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास ऐसा लगता है कि माकूल वक्त आ चुका है। सरकार के अंदर के सूत्र इसी तरफ संकेत दे रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं लेकिन संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं। तो देखते जाइए कि अब इस खेल के सहारे जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के नाम पर इस देश की पूरी करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया, 87% करेंसी जो मॉनेटरी वैल्यू थी, जो मौद्रिक मूल्य था भारतीय मुद्रा का, उसके 87% को एक झटके में कागज के टुकड़े में बदल दिया गया, लीगल टेंडर को ही अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार झटके के साथ बड़ा कदम कब और किस रूप में उठाती है। और अब जिस नेता को गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक अलग किस्म की सरकार चलाने, एक व्यक्ति को ही सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करके एक दलीय व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति की व्यवस्था में परिवर्तित कर लेने की जो आदत रही है, वो आदत अब एनडीए गठबंधन के दौर में स्वाभाविक है कि एक मुसीबत के तौर पर सामने आएगी। सबकी डिमांड्स अलग से हैं, तो उस मामले में उससे निजात पाने के लिए एक अमोघ अस्त्र जो भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम अमोघ ही समझेगी, जनता के बीच इसका क्या असर होगा आज के दिन मैं भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू होती है और नरेंद्र मोदी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं तो जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण विरोधी छवि है वो कम होगी या उसमें सुधार होगा उस छवि में, या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा और ज्यादा गर्क करवा देगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन रिस्क उठाने में नरेंद्र मोदी माहिर रहे और ये रिस्क किस रूप में सामने आएगा इंतजार कीजिए, 2 सत्रों को देखिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।